हेलो एवरीवन, आज डेट है 1 जुलाई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज इशू बेस्ड और आज हम पॉलिटी के दो इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के दो टाइप, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मेजर डिफरेंस की बात करें, जैसा कि इसके नाम से कोई भी इस नाम को व्यू करेगा कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सीधा सा एक गैस करने की कोशिश करेगा कि मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा हुआ है और ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, आपको नेम के अकॉर्डिंग अपना जो सजेशन है, अपना जो व्यू है, उसको क्रिएट नहीं करना है। देखो, अगर हम देखें तो दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए होते हैं, रिटन वाला भी लिखा हुआ होता है और अनरिटन वाला भी लिखा हुआ होता है। सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि हमारे इंडिया में इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है और एक स्पेशल डेट को ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडोप्ट किया जाता है। जैसे कि हमारे इंडिया में कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में समय के साथ में 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 डेज लेकर के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया। तो ये होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एक बॉडी क्रिएट की जाती है और वो परफेक्ट एक डेट के दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को पास करती है। अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात अगर हम करें तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी जाता है, ऐसा नहीं है कि इसको लिखा नहीं जाता, लिखा जाता है, लेकिन जरूरत के हिसाब से। मान लो किसी कंट्री में यूके, न्यूजीलैंड ऐसे कंट्री हैं जहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर मान लो आज मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर के कुछ लॉ बनाना है, तो वो सिर्फ मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर के जो लॉ बनेगा वो आज बनेगा। कोई लॉ जैसे ह्यूमन राइट्स को लेकर के कोई लॉ बनाना है, वो 2 साल बाद में अगर जरूरत है तो उस समय बनेगा। तो लिखे तो इन लॉज को भी जाता है, लेकिन अलग अलग समय पर जैसी नेसेसिटी है उसके अकॉर्डिंग लॉ क्रिएट किए जाते हैं। तो इसमें मेजर डिफरेंस क्या हो गया कि इसको लेकर के तो एक परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है और एक परफेक्ट डेट होती है, और इसमें जैसी नेसेसिटी है, जिस समय जिस लॉ की नेसेसिटी है उसके अकॉर्डिंग क्रिएट किया जाता है। मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं होती है और कोई एक फिक्स डेट नहीं होती है इस कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये मेजर डिफरेंस होता है। अगर हम इस तरीके से समझें कि आप किसी लाइब्रेरी में एंट्री कर रहे हो तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको कोई बुक मिल जाएगी, एक बुक जो कभी किसी डेट को पास की गई थी और उसमें उस कंट्री को चलाने के लिए कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप पाओगे तो एक लॉ, लाइब्रेरी में आपने एंट्री की अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मान लो आपको यूके का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो एक लॉ है वो कभी मिलेगा, एक लॉ जो है वो कहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो अलग अलग तरीके से, मतलब कंपाइल्ड नहीं है सारे जो लॉज हैं वो एक बुक के रूप में, ये होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाता है, मतलब वो मदर लॉ है। कोई भी लॉ उस कंट्री में बनता है और तो वो कोई भी लॉ अगर बाद में किसी कंट्री में, उस कंट्री में बनता है जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो जो लॉ है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जाएगा। और ये डिसाइड कौन करता है कि जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या नहीं है, वो जुडिशरी डिसाइड करती है ऐसे कंट्रीज में जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पर जुडिशरी पावरफुल होती है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर होता है वहां पर लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर ने जो भी लॉ बना दिया उसके ऊपर बिलीव किया जाता है, विश्वास किया जाता है, इसलिए वहां पर लेजिस्लेचर पावरफुल होती है। ठीक है, तो ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेजर डिफरेंस है, 2 टाइप्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में बेसिक डिफरेंस को डिस्कस किया। अब हम मैप बेस्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड जो कंट्री है उसकी लोकेशन कहाँ सिचुएटेड है, वो कंट्री, उसकी लोकेशन के बारे में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अब द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज देखो, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल होती है और उस पिटीशन में ये बात बोली जाती है कि कोविड-19
की वजह से जो लोग मारे गए उनकी जो फैमिली वाले हैं उनको कुछ कंपेंसेशन दिया जाए। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह का टाइम फिक्स किया है और इस 6 सप्ताह के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि कितने रुपए वो देंगे जो कोविड-19 की वजह से डेथ हुई है उनकी फैमिलीज़ को। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है। हालांकि जो अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत किसी की डेथ हो जाती है, मतलब इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत 12 ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स को इंक्लूड किया गया है और उसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो कंपनसेशन है वो एक फैमिली को 4 लाख तक दिया जाता है। लेकिन कोविड के लिए बोला गया कि कोविड एक अलग तरीके की पेंडेमिक है और इसमें जो भी पैसा है उसको फिक्स नहीं किया गया है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन कंपनसेशन जो है वो देना होगा उनकी फैमिलीज़ को। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जो पारित किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये जुडिशियल एक्टिविज्म, देखो आप रोज़ द हिंदू को जब आप रीड करते हो तो आप देख रहे हो कि जो हमारी जुडिशरी है वो हर चीज़ का बहुत अच्छे से रिव्यू कर रही है। मतलब जुडिशरी अपना एक्टिविज्म वाला जो रोल है उसको अच्छे से प्ले कर रही है और जुडिशरी अगर एक्टिव है तो हम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के ऊपर अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है उसको हम लिमिटेड गवर्नमेंट में कंट्रोल कर सकते हैं और वो बेहतरीन तरीके से वर्क करे, क्योंकि जो लिमिटेड गवर्नमेंट होती है वो कभी भी जो कॉमन मैन होती है उसकी लिबर्टी एंड फ्रीडम को एनक्रोच करने की कोशिश नहीं कर सकती, क्योंकि जुडिशरी एक्टिव है और जुडिशरी हर लॉ हर रेगुलेशन के ऊपर अपनी नज़र बनाए रखती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की यहाँ पर बात की गई, जिसके प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। मतलब जो भी पीएम होंगे वो इनडायरेक्टली एनडीएमए के हेड बन जाएंगे। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन वहाँ के सीएम होते हैं। मतलब जिस स्टेट की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उस एसडीएमए के उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो वहाँ के हेड होते हैं। नेक्स्ट न्यूज, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। उन्होंने बोला है कि आप इलेक्शंस के थ्रू किसी गवर्नमेंट को अगर आप अपॉइंट करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट जो है वो टायरेनी नहीं हो सकती, मतलब निरंकुशता उस गवर्नमेंट में नहीं आ सकती। वो गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को सुप्रीम नहीं मान सकती। हमारे इंडिया में अब तक 17 जनरल इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि सिंगल पार्टी ने रूल किया, बहुत बार ऐसा हुआ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज ने लगभग 8 बार रूल किया और इन जनरल इलेक्शंस में लगभग 50% मोर देन 50% से वो लोग इलेक्ट होते हैं और हमारे इंडिया के ऊपर गवर्न करते हैं। लेकिन इतनी बार इलेक्शन होने के बावजूद 1947 में हम इंडिपेंडेंस हमने गेन कर ली थी, उसके बावजूद हमारे इंडिया में बहुत ही लार्ज स्केल इनइक्वलिटीज़ है, इलिटरेसी है, बैकवर्डनेस है, पॉवर्टी है, एलेज्ड इग्नोरेंस है। द पीपल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैव प्रूव्ड देमसेल्फ टू बी इंटेलिजेंट एंड अप टू द टास्क। क्या बोला गया है कि इतनी बार जनरल इलेक्शन हुए, गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट ने रूल भी किया, लेकिन फिर भी हमारे हाई लेवल जो अवेयरनेस है उसकी कमी है, अभी भी हमारे यहाँ पर एजुकेशन की कमी है। तो ऐसा नहीं है। देखो, इलेक्शंस के थ्रू आपने गवर्नमेंट बनाई और इलेक्शंस के थ्रू आपने गवर्नमेंट बनाई तो उसको तो काम करना चाहिए था ना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो तो कम होनी चाहिए थी। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शंस के थ्रू आपने गवर्नमेंट बनाई है तो वो बिल्कुल एक लिमिटेड गवर्नमेंट के लिए काम करेगी। सीजीआई आगे बोलते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट की जो एक्शन है, जो पावर है, उसके ऊपर चेक करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो जुडिशरी है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जब तक जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तब तक लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इन सबको रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग काम करने के लिए जुडिशरी जो है वो मजबूर करती रहेगी। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारा IAF है, मतलब एयरफोर्स जो बेस है, वहाँ पर ड्रोन अटैक होता है। उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर फ्लाइंग टॉयज, ड्रोन्स, इन सबको बैन कर दिया गया है। देखो इस तरीके के अटैक जो हैं वो इंडिया में पहली बार देखने को मिले, लेकिन जो अदर कंट्रीज़ है वहाँ पर ये जो ड्रोन अटैक है वो काफ़ी समय पहले स्टार्ट हो गए थे। ये वो फियर है जिसमें आपको पता ही नहीं होता कि कौन आपके ऊपर आकर के कहाँ से अटैक कर जाएगा, क्योंकि ड्रोन्स को कैप्चर करना, इनके ऊपर नज़र रखना काफ़ी एक तरीके से बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है।
क्योंकि दूर से जब आप किसी ड्रोन को देखते हो तो ऐसे लगता है जैसे कोई काइट उड़ करके आ रही है, जैसे कोई ईगल उड़ करके आ रहा है। तो इनके ऊपर एक नज़र बना के रखना और इसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना सिक्योरिटी के लिए, और वो भी ज़रूरी नहीं है कि कब कहाँ से अटैक हो जाएगा। तो ये जो है वो एक तरीके से टेररिज्म का एक नया रूप देखने को मिल रहा है कि टेररिज्म को बढ़ाने के लिए किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जा रहा है। देखो, पहले से हमने ये देखा है कि जब भी टेररिज्म अटैक हुए स्टार्टिंग से हमने ये देखा कि जो ह्यूमन बॉम्ब है उसका यूज किया गया। ह्यूमन बॉम्ब का यूज़ करने के दौरान हमने देखा कि हमारे जो पीएम है राजीव गांधी, उनका असैसिनेशन कर दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे अटैक हुए जहां पर ह्यूमन बॉम्ब का यूज़ किया जाता था। ह्यूमन बॉम्ब मतलब ह्यूमन के चारों तरफ जो बॉम्ब है उनको लिपटा करके, और वो जो मानव है वो एज ए बॉम्ब के रूप में वर्क करता था। जहाँ पर भी भीड़ होती थी, जहाँ पर भी उसका टारगेट होता था, वहाँ पहुँच करके जब उसमें ब्लास्ट होता था तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। लेकिन ह्यूमन बॉम्ब के भी काफ़ी नुकसान होते थे, जैसे कि जो ह्यूमन बॉम्ब जिस ह्यूमन को तैयार किया गया है एज ए बॉम्ब के रूप में, उसके ऊपर मान लो टारगेट फिक्स था कि यहाँ पर जाकर के उसको ब्लास्ट करना है, लेकिन उससे पहले ही ब्लास्ट हो गया, या फिर जो ह्यूमन है वो ऐसा वर्क कर रहा है, उसमें कुछ फीलिंग्स जाग गई अपने टारगेट पे पहुँचने से पहले ही, तो इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स होती थी। अब ये जो ड्रोन है इसमें जो मानव है, ह्यूमन है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है, मतलब सब कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वर्क किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, एडिटोरियल पेज पर कुछ डाटा आए हैं। एक रिसर्च हुई और उस रिसर्च में ये बोला गया, प्यू रिसर्च सेंटर शो, उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट करवाया पूरे हमारे नेशन में। उसमें ये माना कि हमारे जो साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो रिलीजियसली अगर हम बात करें तो मोर ज़्यादा इंडिपेंडेंट, अपने आप को ज़्यादा इंडिपेंडेंट, मतलब वहाँ पर अगर इंटर रिलीजियस मैरिज होती है तो उसका कम विरोध किया जाता है। कंपैरिजन अगर किया जाए इस सदर्न स्टेट्स का हमारे इंडिया के अदर स्टेट से, जैसे नॉर्दर्न स्टेट से, सेंट्रल स्टेट से, तो सेंट्रल स्टेट से सदर्न स्टेट्स का जब कंपैरिजन किया गया तो वहाँ पर ज़्यादा इंटर रिलीजियस मैरिज को लेकर के कम विरोध किया जाता है साउथ इंडिया में। नेक्स्ट न्यूज देखो, गूगल ने अपने अप्रैल में कुछ पोस्ट है उनको रिमूव किया है। आईटी जो नए रूल्स बने हमारे इंडिया में उसको लेकर के गूगल ने अपनी फर्स्ट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट को जारी किया गया है, और उसमें ये बोला गया है कि उनको लगभग 27,700 कंप्लेंट मिली अपने यूजर्स से, और इन कंप्लेंट्स को उन्होंने कैसे सोल्व किया ये सब कुछ उन्होंने हाईलाइट किया है अपनी इस रिपोर्ट में। गूगल ने अपनी फर्स्ट मंथली ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट को जो अकॉर्डिंग नए आईटी रूल्स के अकॉर्डिंग थी, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी पहली जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया, और उसमें ये माना कि हमें बहुत सारी कंप्लेंट मिली, और उन कंप्लेंट्स में जो ज़्यादातर जो कंप्लेंट्स थी ना वो कॉपीराइट से रिलेटेड थी। ठीक है, देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए जो नए आईटी रूल्स आए हैं उसमें ये बोला गया है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिसके 50 लाख यूजर्स हैं या उससे ज़्यादा हैं, उनको अपने हर महीने अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट को पब्लिश करना होगा। मतलब जो भी उन्होंने एक्शन लिए, जो भी उनके यहाँ पर प्रॉब्लम्स आई, जो भी कंप्लेंट आई, किस तरीके से उनको सोल्व किया गया उस प्रॉब्लम को, और किस तरीके से जो यूजर्स हैं उनकी परेशानियों को सोल्व करने के लिए उस कंपनी ने वर्क किया, ये सब कुछ अपने इस ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में वो पब्लिश करेंगे। तो गूगल ने अपनी फर्स्ट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पब्लिश की है। नेक्स्ट न्यूज देखो, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उन्होंने ये बोला है, शुरुआत में तो देखो उन्होंने डिस्कस किया यूके प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर एट द इंडियन ग्लोबल फोरम 2021। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला फॉर्मर, देखो ये यूके के जो प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके साथ में उन्होंने डिस्कस किया, और डिस्कशन में ये बात सामने आई कि ये जो भी प्रॉब्लम इस समय जो पेंडेमिक चल रहा है, इस पेंडेमिक को आप नेशनली डील मत करो, मतलब हर नेशन जो है अगर वो अपने लेवल पर डील करेगा तो इसका कंक्लूजन नहीं निकल करके आएगा, इसकी जगह इसको इंटरनेशनल प्रॉब्लम समझा जाए, और वैक्सीन को लेकर के जो भी प्रॉब्लम है उसको डील करने के लिए एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम समझ करके वैक्सीन के लिए जो अप्रोच है उसको अपनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो बिग टेक है, बिग टेक कंपनीज, उनके लिए भी बोला कि उनके जो ये जो बिग टेक है ना,
इन फर्म्स को अकाउंटेबल होने की आवश्यकता है। मतलब जो अगर नेशनल लॉ बनाए जाते हैं, जैसे हमारे इंडिया में आईटी रूल्स बनाने गए, तो बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने बोला कि हम इसको फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि हम तो इसमें आते ही नहीं हैं। लेकिन जो एस जयशंकर उनके द्वारा बोला कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नेशनल लॉ के अकॉर्डिंग आंसरेबल होना चाहिए। मतलब हमने कोई लॉ बनाया है तो हमारी जो कंट्री है उसकी सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी के लिए हमने प्रिपेयर किया होगा। और अगर आप ये जो बड़ी कंपनीज आपके देश में रहती हैं, आपके नेशन में रहती हैं, वहाँ पर एक मेजर डिफरेंस अगर ये क्रिएट करती हैं तो इनको लॉ के अकॉर्डिंग भी चलने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज देखो, कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है वहाँ पर डीलिमिटेशन चल रहा है। डीलिमिटेशन मतलब वहाँ की जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली जो सीट्स हैं उनको, उनकी जो सीमाएं हैं उनको दोबारा से बनाया जा रहा है। बनाने का कारण क्या है कि पॉपुलेशन भी बड़ी है और समय के साथ में बहुत लंबे समय से जो भी वहाँ की पॉपुलेशन है, सीटों की संख्या बढ़ानी है, क्योंकि ज़्यादा संख्या को अगर एक व्यक्ति रिप्रेजेंट करता है तो ना तो उनकी प्रॉब्लम्स को ढंग से समझ पाता है और ना वो जो पॉपुलेशन है वो रीच कर पाती है उस व्यक्ति तक। तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाया जा सके, इसीलिए डिलिमिटेशन पैनल वहाँ पर गया है और समय के साथ में क्या रिजल्ट निकल कर के आता है वो देखने लायक होगा। नेक्स्ट न्यूज, हमारा नेबर कंट्री है भूटान, उसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया कि भूटान ने बोला कि वैक्सीन मैत्री वैक्सीन इनिशिएटिव था इंडिया, जिसके तहत इंडिया ने अपने नेबर कंट्रीज को काफ़ी हेल्प किया। ना सिर्फ नेबर कंट्री बल्कि पूरे वर्ल्ड में कोविड के दौरान वैक्सीन पहुंचाने में इंडिया ने काफ़ी अच्छा वर्क किया। लेकिन सेकेंड वेव के दौरान इंडिया ने वैक्सीन का जो एक्सपोर्ट कर रहा था इंडिया, उसको बैन कर दिया, जिसकी वजह से भूटान में लोगों को एक डोज दी गई, लेकिन अभी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है क्योंकि इंडिया ने बैन कर दिया। तो अब यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि वो भूटान को वैक्सीन प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया, एक नोटिफिकेशन जारी किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको लेकर के, और उन्होंने ये बोला कि कोविड से रिलेटेड जो भी डेथ हो रही है उनका सर्टिफिकेट आप जारी कर रहे हो। मान लो कोई कोविड से डायग्नोज था और उसके बाद में 1-2 महीने बाद में कोविड की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो आप जो भी सर्टिफिकेट जारी करते हो उन सर्टिफिकेट के ऊपर आपको कोविड रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी आपको लिखना होगा। ये बताना होगा कि कोविड डायग्नोज थे, कोविड पॉजिटिव हुए थे और उसके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनकी डेथ हुई है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, हमारे इंडिया में भारत नेट एक स्कीम चलाई जा रही है और ये जो स्कीम है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इनको चलाया जा रहा है। तो इसमें ये बोला गया है कि जो गवर्नमेंट है, कैबिनेट जो है वो वायबिलिटी गैप फंड्स देगी। अब ये वायबिलिटी गैप फंड्स क्या होता है? वायबिलिटी गैप फाइनेंस का मतलब होता है एक ग्रांट जो सपोर्ट किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट को, जो प्रोजेक्ट जो इकोनॉमिकली जस्टिफाइड है बट नॉट फाइनेंशियली वायबल, उनको सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब एक तरीके की ग्रांट होती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नमेंट इसमें पैसा खर्च करेगी, लगभग 19,000 करोड़ रुपए इसमें फंडिंग करेगी। नेक्स्ट न्यूज देखो, यहाँ देखिए, फॉरेन पेज पर न्यूज़ है, एक रिपोर्ट सामने आई है। अब इस रिपोर्ट के बारे में आप देख लेते हैं कि 2020 और 2021 में जो टूरिज्म है, अगर कोविड से पहले की बात करें तो उससे अगर कंपैरिजन किया जाए तो लगभग $4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है ग्लोबल जीडीपी को टूरिज्म को लेकर के। ये एक रिपोर्ट सामने आई है और ये जो रिपोर्ट है वो दो यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूशन ने आपस में मिलकर के इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। अंकटाड और UNWTO, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के ये रिपोर्ट पब्लिश की। इसमें बोला गया कि 2023 तक जाकर के जो टूरिज्म है, जब तक जाकर के थोड़ा बहुत नॉर्मल होएगा, लेकिन कोविड से पहले का जो लेवल था टूरिज्म का वो भी हम गेन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए यहाँ पर कुछ आंसर्स भी दिए गए, कुछ सॉल्यूशंस भी दिए गए कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उन कंट्रीज़ में टूरिज्म ज़्यादा बढ़ रहा है प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें, जहाँ पर वैक्सीनेशन लेवल जो बहुत ज़्यादा है, तो वैक्सीनेशन की जो डोज है वो सबको अवेलेबल करवानी होगी और इस तरीके से अपने
जो कंट्रीज़ का जो वीज़ा सिस्टम है उसको इस तरीके से अवेलेबल करवाना होगा कि जो भी वैक्सीनेशन जिन्होंने डोज ले रखी है उनको ईजिली टूरिज्म के लिए आने जाने दिया जाए। तो इन सब से हम टूरिज्म जो सेक्टर है उसको दोबारा से गेन कर पाएंगे। बहुत सारी वीमेन, बहुत सारे यूथ जो टूरिज्म सेक्टर से बिलोंग करते थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ है कोविड की वजह से। अब ये दो जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के, इनके बारे में बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो 1975 में इसको बनाया गया था और मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और जिसका मेन टारगेट ये है कि रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट है अंकटाड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसको 1964 में अंकटाड को डेवलप किया गया था और इसका मेजर रीजन ये था कि डेवलपमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको आपस में जोड़ा जाए। जो अंकटाड है वो उसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है, परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ये जो अंकटाड है इसके द्वारा कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं जिसमें है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट न्यूज देखो, ब्लैक सी में यूके जो कंट्री है उसके द्वारा उनका कोई शिप पास होता है इस एरिया से, तो रशिया ने इस चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट की थी कि जो वाटर लॉ है उसको आपने वायलेट किया है। ये ब्लैक सी है इस वाले रीजन को। अब रशिया ने स्टेटमेंट जारी किया है कि यूके और यूएस ने साथ में मिल करके ये काम किया था। नेक्स्ट न्यूज, इजराइल जो है वो गल्फ कंट्रीज के साथ में, ये गल्फ कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के साथ में अपने जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।